आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप अपने स्थानों पर सकुशल होंगे। पिछले टॉपिक में मैंने पर्यावरण के प्रदूषण के बारे में आपके साथ संवाद किया था। आज इसी कड़ी में मैं प्रदूषण के अगले टॉपिक पर आपके साथ संवाद करूंगा। पिछले टॉपिक में हमने प्रदूषण की डेफिनेशन को समझने का प्रयास किया और साथ ही साथ हमने वायु प्रदूषण और वायु प्रदूषण से तमाम वे सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन पे हमने चर्चा की थी। आज हम इसी कड़ी में पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में और टॉपिक हमारे पास होगा जल प्रदूषण। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जल प्रदूषण होता क्या है। तो जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे, जल प्रदूषण क्या होता है। पिछले टॉपिक में हमने प्रदूषण को देखा था। प्रदूषण की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, भूमि, जल, वायु के गुणों में कमी होना जिसका मानव और अन्य जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़े या बुरा प्रभाव पड़े उसे हम प्रदूषण कहते हैं। लेकिन यहां पर सवाल जल प्रदूषण का है, यानी हम यहां पर बोलेंगे जल के गुणों में कमी होना, जल या फिर हम पानी कह सकते हैं के गुणों में कमी होना, के गुणों में कमी होना जिसका मानव और अन्य जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़े या बुरा प्रभाव पड़े उसे हम कहेंगे जल प्रदूषण। यानी जो जल प्रदूषण है, पानी के गुणों में कमी होना जिसके कारण मानव और अन्य जीवों पर बुरा प्रभाव पड़े उसे जल प्रदूषण कहते हैं। यानी यहाँ पर पानी के गुणों में कमी होने का क्या तात्पर्य है कि पानी अब इस्तेमाल करने लायक नहीं है। न तो हम उस पानी को पी सकते हैं और न ही हम उस पानी का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। तो अर्थात वो पानी क्या हो चुका है, वो जल क्या हो चुका है, पॉल्यूटेड हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है और उसी प्रदूषित जल को हम क्या कह रहे हैं, जल प्रदूषण कह रहे हैं। अब हम इसमें ये समझने का प्रयास करेंगे कि जल प्रदूषण किसके द्वारा होता है, यानी जल प्रदूषण के कारक कौन कौन से होते हैं। तो जल प्रदूषण के हमारे पास दो कारक होते हैं। एक कारक हमारे पास प्राकृतिक कारक है और दूसरा हमारे पास मानवीय कारक है। जहां हम प्राकृतिक कारकों में देखेंगे भूस्खलन को, जो लैंडस्लाइड आती है, भूस्खलन आता है, भूस्खलन आने के कारण जो पानी होता है, पानी में तमाम प्रकार की भी चीजें शामिल हो जाती हैं जिसके कारण पानी अशुद्ध हो जाता है और उस पानी का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ना मानव उसका इस्तेमाल कर सकता है, नहीं अन्य जीव उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थात वो पानी पॉल्यूटेड हो चुका है। दूसरा हम बात करेंगे वायु के कटाव के द्वारा। हवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करती है और हवा बीच में जो हवा के मार्ग में जो भी चीजें आएंगी हवा उसको काटने का प्रयास करती है। तो वो सारी चीजें जिनको हवा ने काटा है जब वो पानी के साथ मिल जाती हैं और पानी इस्तेमाल करने लायक नहीं होता है तो हम उसे कहेंगे प्रदूषित जल कहेंगे या जल प्रदूषण हम उसे कहेंगे। तो वायु के कटाव के द्वारा, यानी वायु जो कटाव करती है, इरोजन करती है, उसके कारण भी जल प्रदूषित होता है। या फिर हम बात करेंगे मिट्टी के कटाव के द्वारा। तो मिट्टी कट रही है, वो कहीं प्रकार से हो सकता है कि मिट्टी में कटाव हो, हवा के द्वारा कटाव हो सकता है, पानी नदियों के द्वारा कटाव हो सकता है, बारिश के द्वारा कटाव हो सकता है और भी सोर्स हमारे पास हैं जिनके कारण मिट्टी में कटाव होता है। और अगर ये मिट्टी पानी में मिल जाती है और पानी को अशुद्ध कर लेती है, पानी इस्तेमाल करने लायक नहीं होता, तो हम उसे कहेंगे जल प्रदूषण। तो ये था हमारे पास, हमने बात की प्राकृतिक कारकों की। इसके अतिरिक्त भी अगर हम बात करेंगे पृथ्वी के अंदर की, अगर हम बात करेंगे, अभी हमने जो फैक्टर देखा वो पृथ्वी की बाहरी सतह पर जो फोर्स होता है, जो बल होता है, वो जल को प्रदूषित करता है। तथा पृथ्वी के अंदर का जो बल होता है जिसमें हम भूकंप और ज्वालामुखी की बात करते हैं, अर्थक्वेक और वोल्केनो की बात करते हैं, वो भी इस जल को प्रदूषित कर सकता है। यानी अंदर की जो मटेरियल है अगर वो बाहर आता है और पानी को प्रयोग करने लायक न बनाकर, यानी हम उसे प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में पानी को पहुंचा देता है, तो ये पानी यहाँ पर पॉल्यूटेड हो जाएगा। यानी अंदर के द्वारा प्रकृति का जो इंटरनल जो फोर्स है वो भी पानी को यहाँ प्रदूषित कर सकता है। और अगर हम बाहरी बलों की बात करें, आउटर फोर्स की बात करें, वो भी इस जल को प्रदूषित कर सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा। बाहर में अगर हम बात करेंगे, नदियां यहाँ पे पानी को प्रदूषित कर सकती हैं क्योंकि नदियां कटाव करती हैं। वो लैंडस्लाइड में इसमें देखा और विंड को हमने इसमें देखा। बात करते हैं मानवीय फैक्टर की, यानी इंसान के द्वारा जो जल प्रदूषण होता है, उसमें हम पहले देखते हैं कृषि को फोकस करते हैं। कृषि में हम सामान्य रूप से जो हम कृषि करते हैं, ये कहा जाता है कि हमें कृषि में जैविकता को अपनाना चाहिए, ना जैविक खेती को हमें करना चाहिए। लेकिन हम ज्यादा प्रोडक्शन के लिए या फिर जब हमारी पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो मात्रा को बढ़ाने के लिए हम उन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो फ्यूचर में मानव और अन्य जीवों के शरीर पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। जैसे
हम बात करते हैं कीटनाशकों की, उर्वरकों की बात करें या फिर खरपतवारों की बात करें, हम इन सभी चीजों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो, हमारा उत्पादन ज्यादा हो, क्योंकि जिस देश में जनसंख्या ज्यादा होगी स्वाभाविक वहां पर खाद्यान्नों की मात्रा ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा जरूरत होगी। तो जब खाद्यान्न को हमें ज्यादा बढ़ाना है तो ये तमाम प्रकार की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इनका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, ये हमने प्रथम हरित क्रांति यानी जो भारत में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई, इस ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हालांकि भारत को खाद्यान्नों के आधार पर आत्मनिर्भर जरूर बनाया है, लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव आज हमें देखने को मिल रहा है। खासतौर पे अगर हम पंजाब की बात करें या फिर हम हरियाणा की बात करें, जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति चली थी वहां पर आज जो ग्राउंड वाटर है वो पीने लायक नहीं है। देखो हमारे यहाँ पीने लायक जो पानी है वो दो प्रकार का पानी है। एक तो पानी हम बात करेंगे जो हमारे ग्लेशियरों से निकलने वाली जो नदियां हैं वो हमारे पास पीने लायक पानी है। दूसरा पानी हमारे पास होता है ग्राउंड वाटर यानी जमीन के अंदर का पानी। तो ये इन दोनों पानी का हम इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। जहां बात करें हम ग्लेशियर की, वहां से नदियां निकल रहे हैं, ये पानी पीने लायक है। और दूसरा पानी हम बात करें ग्राउंड वाटर जो कि पीने लायक है। अब जिन स्थानों पर हरित क्रांति चली थी उन स्थानों पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो ये ग्राउंड वाटर है, इस ग्राउंड वाटर में तमाम प्रकार के केमिकल जो रसायन थे वो रसायन मिल गए हैं। और जब हम आज इस पानी का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल पैदा होने के कारण वो पानी आज पीने लायक नहीं है। अगर हम इस पानी को पीते हैं तो तरह तरह के रोग हो सकते हैं, शायद इसमें कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि इस पानी में आर्सेनिक जैसे तमाम प्रकार के मटेरियल मौजूद हैं। दूसरा हम बात करेंगे तो इंसान के हम पीने की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें पेड़ पौधों की बात करें तो इस स्थान पर जो पेड़ पौधे यानी पेड़ पौधे जो ग्राउंड वाटर होता है, जमीन के अंदर का जो पानी होता है, इस पानी को अवशोषित करते हैं। लेकिन अगर ये पानी पॉल्यूटेड है, प्रदूषित है, तो क्या वो जो पेड़ पौधे हैं वो पेड़ पौधे सही तरीके से पनप पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ी समस्या। अर्थात यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो सही तरीके से नहीं पनप पाएंगे, क्योंकि कुछ मिट्टी में बहुत सारे ऐसे मटेरियल जिनकी मात्रा बढ़ गई है, रसायनों की मात्रा बढ़ गई है, जिसके कारण ये जो पेड़ है ये इसको नुकसान पहुंचेगा, अर्थात ये डेड हो जाएगा। हरित क्रांति में, दोबारा कहता हूं, हरित क्रांति में खाद्यान्न उत्पादन अधिक हुआ, इसलिए भारत आत्मनिर्भर बना है। लेकिन उसका दुष्प्रभाव हमने ये देखा, क्योंकि हमने ज्यादा से ज्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल किया, उर्वरकों का हमने इस्तेमाल किया, खरपतवार नाशक का हमने इस्तेमाल किया, जिसका रिजल्ट आज हमें देखने को मिल रहा है, खासतौर पंजाब वाले क्षेत्रों में और हरियाणा वाले क्षेत्रों में, क्योंकि वहां जो ग्राउंड वाटर है, इस ग्राउंड वाटर में इस प्रकार के केमिकल बाहर निकल रहे हैं जो कि इंसान और अन्य जीवों के जीवन को प्रभावित करेंगे। तो इस तरीके से हमें इन चीजों से बचना होगा कि हम इनका कम से कम इस्तेमाल करें। इसीलिए देश और दुनिया में देशों की पूरी कोशिशें हैं, दुनिया के अलग अलग देशों की कोशिशें हैं कि हम इन चीजों का इस्तेमाल ना करें, इसके स्थान पर हम जैविक खेती को प्रमोट करें। इस कड़ी में हम क्या देखते हैं, भारत का पहला ऐसा राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक राज्य है वह है सिक्किम, क्योंकि सिक्किम में जो खेती की जाती है उसमें इन सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, अर्थात वो जैविकता को प्रमुखता देते हैं। जैसे हम इसमें बात करें, कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, खरपतवार नाशक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इन चीजों का इस्तेमाल न करके वो गोबर जैसी चीजों का इस्तेमाल करें जो कि जैविक मटेरियल है। आगे हम बात करेंगे औद्योगिक जो इंडस्ट्री होती है, जो उद्योग होते हैं, उन उद्योगों से निकलने वाला जो नद पदार्थ यानी जो अवशिष्ट पदार्थ है, उस अवशिष्ट पदार्थ को इंडस्ट्री यानी जो उद्योग होते हैं, उद्योग यहाँ से वो बाहर निकालते हैं, इंडस्ट्री से बाहर निकालते हैं, उद्योगों से बाहर निकालते हैं। जब ये सारे नद पदार्थ यानी जो ये गंदा मटेरियल है, जब ये गंदा मटेरियल पानी के जो स्रोत हैं उनमें मिल जाएगा, पानी में मिल जाएगा, तो उस पानी को ये फाइनली पॉल्यूटेड कर देंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि नदियों के किनारों पर काफी गंदगी होती है, वे स्थान जहाँ पे इंडस्ट्री है, यानी इंडस्ट्री से निकलने वाला नद पदार्थ ये सारे के सारे नदियों में बहा देते हैं, नदियों में छोड़ देते हैं। वो नाला या नदियां बहुत पॉल्यूटेड दिखते हैं। जैसे कि आप दिल्ली में देख सकते हैं यमुना नदी की स्थिति कैसी है, या फिर और भी नदियां आप देख सकते हैं जहां पर नजदीकी क्षेत्रों में इंडस्ट्री होगी, वहां पर पूरा का पूरा पॉल्यूटेड पानी बना हुआ, पानी का जो रंग है वो बिल्कुल काला दिखता है। दूसरा बात करेंगे हम यहाँ पर, जैसे नगरों की बात करेंगे। नगरों में सीवेज सिस्टम होता है और उसमें जिन घरों का जो जितना भी गंदा पानी है उसको हम नाले में डालते हैं और नाले के बाद वो आगे नदी में मिल जाता है और नदी फिर आगे चलकर समुद्रों तक इसे पहुंचा देती है। लेकिन वो नदियां जो हिमालय क्षेत्रों से आ रही हैं, जो बर्फीले क्षेत्रों से आ रही हैं, जिसका पानी पीने लायक है, ये भी सारी घर के जितने भी ये गंदा मटेरियल है वो सब इस पानी में मिलेगा, तो स्वाभाविक पानी गंदा हो जाएगा और ये पानी फिर पीने लायक या फिर प्रयोग करने लायक नहीं होगा।
इसमें हम बात करेंगे जो शौचालयों का जो मलमूत्र होता है, अगर हम उसे नदी में छोड़ दें तो नदी प्रदूषित हो जाएगी। घरेलू अपमार्जकों की अगर हम बात करें, जैसे कपड़े धोने के लिए हम डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते हैं, या और भी ऐसी चीजें हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जो पानी होता है जब हमारी नाली में आ जाता है और नाली के बाद आगे किसी नदी में मिलता है तो वो नदी क्या हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जिनका हम इस्तेमाल दैनिक जीवन में करते हैं, और दैनिक जीवन में जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं, भले ये सारी चीजें हमें और हमारे जीवन को आसान बनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो जीवन है उस जीवन को संकट में डालते हैं, क्योंकि जीवन के लिए पानी जरूरी है। और ये जो पानी है, ये पानी पॉल्यूटेड हो रहा है। जैसे कि हमें पता है पूरी पृथ्वी पर अगर हम बात करेंगे 71% पानी है, 71% पानी है, और इस पानी में से महज 2.5% पानी ही पीने लायक है। अर्थात पूरी पृथ्वी में 71% जो पानी है, उस पानी में 2.5% पानी, 2.5% पानी ही पीने लायक है, बाकी पानी पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जीवन के लिए जो ये पानी है, ये पानी बहुत ही कम है। और ऐसी स्थिति में जब पानी की मात्रा कम है, उसके बाद अगर हम ये सारी चीजें करें, एक्टिविटीज, इंसान की जो एक्टिविटीज है, उस एक्टिविटीज के कारण अगर ये पानी प्रदूषित होता है, आप लगा सकते हैं कि जीवन कितने संकट में है। दूसरा हम बात करें कचरा निस्तारण की, यानी जो डंपिंग जोन होते हैं, वो अपने शहरों में देखा हो, जो लोग शहरी समाज से संबंधित होंगे, शहरों में रहते होंगे, हमारे घरों का जो पूरा करकट है वो गाड़ियों में, जो हमारे नगर निगम की गाड़ियां होती हैं, जो नगर प्रशासन होता है, वो इसे उठाते हैं और एक स्थान पे डंप कर लेते हैं, एक स्थान पे उसे छोड़ देते हैं। बहुत सारी जगह आपने ऐसा देखा होगा, एक डंपिंग जोन इतना बड़ा हो जाता है कि जैसे पहाड़ जैसी स्थिति बन जाती है, जैसे कि आप गाजियाबाद में देख सकते हैं। दिल्ली वाले क्षेत्र का पूरा जो कबाड़ है वो एक स्थान पर डाला गया है, और गाजियाबाद वाले क्षेत्र में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एक पहाड़ बन चुका है। अगर ये डंपिंग जोन अगर किसी नदी के किनारे पर हो, नदी के तट पर हो, तो ऐसी स्थिति में ये जितना भी ये कबाड़ है, ये सारा का सारा जो कचरा है, ये इस नदी में आ जाएगा और नदी पॉल्यूटेड हो जाएगी, नदी बिल्कुल प्रदूषित हो जाएगी, जिसका उदाहरण यमुना नदी इसका उदाहरण है, क्योंकि लोग नदियों में ये सारी चीजें डाल देते हैं। दूसरा हम बात करेंगे तेल रिसाव की। अगर हम जो हमारे परिवहन की बात करें, एक स्थान से दूसरे स्थान दुनिया की अगर हम बात करें, तो जल परिवहन का सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी कॉस्ट, अगर हम वायु परिवहन की बात करें तो इसकी कॉस्ट भी कम होती है। लेकिन कभी कभी क्या देखने को मिलता है, ये हमारा सी है और इस सी में ये हमारा ये जहाज है, ये जहाज कभी कभी गिर जाता है, टूट जाता है या डूब जाता है। ऐसी स्थिति में ये जो जहाज है, इन जहाजों का अगर हम जहाजों की बात करें, जब ये जहाज डूब जाएंगे या टूट जाएंगे, तो इनका जो ऑयल होता है वो ऑयल इसमें लीकेज हो जाएगा, ऑयल इसमें से गिर जाएगा। ऑयल गिरने के कारण यहाँ पर स्थिति थोड़ा सा विपरीत बन जाती है, क्योंकि जो पूरा पानी है, ये पानी पॉल्यूटेड हो जाएगा, और वे सारे जीव जो इस पानी पर आश्रित होंगे, जो वे सारे पेड़ पौधे जो इस पानी पे आश्रित होंगे, वे मर जाएंगे, यानी कि उनको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से पानी नहीं मिल पाएगा, और इस तरीके से उनकी मृत्यु होगी। और अगर एक की मृत्यु होती है तो स्वाभाविक है उस पर निर्भर रहने वाला जो दूसरा जीव है उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। और फाइनली हम क्या देखते हैं कि इससे बायोडाइवर्सिटी प्रभावित हो जाती है। एक जीव के मरने से दूसरा जीव प्रभावित होता है, और दूसरे जीव के मरने से फिर अगले जीव का जो जीवन है कहीं ना कहीं संकट में आ जाता है। तो यहाँ पर हमने एक चीज और देखी, दूसरा एक चीज देख सकते हैं, जब ये तेल इस प्रकार ये गिरेगा तो ये एक कहीं ना कहीं एक सतरंगी लेयर का निर्माण करेगा। जैसे कि हम घरों में क्या करते थे, जो बाल्टी है उस बाल्टी में मिट्टी का तेल डाल देते थे और एक पूरी लेयर बन जाती थी। उस लेयर बनने के कारण ये जो यहाँ पर वायु है, यानी हम ऑक्सीजन की बात करेंगे या हम लाइट की भी बात कर सकते हैं, प्रकाश की भी बात कर सकते हैं, ये अंदर जाने में ये अवरोध का काम करेगा। तो ये जो सतरंगी लेयर बनती है, सतरंगी लेयर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का फ्लो अंदर जाने से रोक लेती है, और ऐसी स्थिति में जो अंदर के जीव है उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा ये जो लाइट है, ये अंदर सूर्य की रोशनी है, इसने अंदर जितनी दूरी तय करनी है वो दूरी में कहीं ना कहीं गिरावट आ जाती है। तो हमने ये देखा, एक तो यहाँ पर पानी प्रदूषित हो गया, दूसरा CO2 का प्रभाव अंदर नहीं जा पाएगा। इसे हम एक उदाहरण के हिसाब से और देख लेते हैं। आपने सुना होगा कि अगर किसी तालाब में अगर मच्छर बहुत ज्यादा, यानी हमारे पास एक तालाब है और इस तालाब में मच्छरों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो इन मच्छरों को मारने के लिए तो हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पर मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं। तो मिट्टी का तेल छिड़कने के कारण क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन बाहर है, क्योंकि यहाँ पे मच्छर के लार्वा होंगे, यानी मच्छर के हम ये कह सकते हैं, उसके सामान्य भाषा में बात करें उसके बच्चे,
तो इनको ऑक्सीजन की जरूरत है क्योंकि उनमें भी जीवन है, तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर मिट्टी का तेल डालने से एक लेयर, इस तरीके से एक लेयर बना देते हैं ताकि जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी। तो जब ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी तो स्वाभाविक है इनकी मृत्यु हो जाएगी, ये मर जाएंगे। तो मच्छरों को मारने के लिए हम उस तालाब में इस प्रकार की चीजें डालते हैं, जैसे मैंने बात की मिट्टी के तेल की बात की। हालांकि मिट्टी के तेल डालने से अगर वो जो तालाब है उस तालाब में जो और जीव है उनका जीवन भी संकट में आ सकता है। इसीलिए हम यहाँ पर एक मछली का वर्तमान में इस्तेमाल करते हैं जिसे गैम्बूसिया कहा जाता है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मच्छरों को खाने वाली या मच्छरों के लार्वे को खाने वाली, मच्छरों के सामान्य भाषा में बात करें, मच्छरों के जो बच्चे हैं उनको खाने वाली जो मछली है उसका नाम है गैम्बूसिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसका जो नाम है वो है गैम्बूसिया। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है गैम्बूसिया मछली। तो गैम्बूसिया मछली एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पर, क्योंकि ये मछली के लार्वे को खाती है। बहरहाल हम बात कर रहे थे तेल लीकेज की, बात कर रहे थे तेल लीकेज से कितनी सारी चीजें हो सकती हैं। हालांकि इस समय सरकारों की पूरी कोशिश है कि हम किसी तरीके से, जैसे मान लो तेल लीकेज होता है, हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वर्तमान में एक बैक्टीरिया बनाया गया है और ये बैक्टीरिया क्या काम करता है, मान लो कहीं पे सागर में कोई जहाज गिर गया है, उसका तेल लीकेज हो गया, तो ये बैक्टीरिया उसको पूरा अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करने के बाद में हम बाद में इस बैक्टीरिया से वो ऑयल निकाल सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं ये स्पंज जैसा काम करता है। स्पंज जैसे कोई चीज गिर जाती है हम उसे सोखते हैं और सोखने के बाद हम उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से एक बैक्टीरिया का वर्तमान में इस्तेमाल किया जा रहा है सागरों में, और ये बैक्टीरिया इस प्रकार का जो लीकेज होता है, इस लीकेज से हमें हेल्प करता है। जो लीकेज हो रहा है उसे हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। अगला बात करें हम धार्मिक विश्वासों की। हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाता है कि गंगा नदी पवित्र मानी जाती है और गंगा नदी में अगर अस्थि विसर्जन होता है या फिर उसमें जो हम डुबकी लगाते हैं, हम ये मानते हैं कि हम पवित्र हो चुके हैं। लोग काफी गलत काम करते हैं, यानी अपवित्र काम करते हैं और बाद में ये महसूस करते हैं कि गंगा नदी में नहाने से उनके पाप धुल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धर्म की मान्यताओं को अगर कोई मानता, वो ऐसा कहता, तो वो उसकी अपनी निजी सोच हो सकती है, लेकिन अगर वैज्ञानिक तौर पे हम बात करें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो हम जब गंगा या नदियों में इस तरीके से स्नान करते हैं और साबुन जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो ये सारी की सारी चीजें नदी में मिल जाती हैं। या फिर अस्थि विसर्जन करते हैं, किसी इंसान को जला देते हैं, बाद में उसकी जो बची हुई हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, उनको हम नदी में विसर्जित कर देते हैं। तो उसके कारण पानी जो होता है वो प्रदूषित हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका बेनिफिट होता है क्योंकि जो मछलियां हैं, मछलियां मांस खाती हैं, तो मछलियों के लिए यहाँ पे मांस मिल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम जो आधी जली हुई चीजें हैं, आधी जली हुई चीजें उनको फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रदूषण का काम करेगी। तो स्नान में बात करेंगे, जैसे अगर हम हरिकी पैड़ी की हरिद्वार में बात करें, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है। लॉकडाउन से पहले अगर बात करें तो बहुत अलग से स्थिति थी, वहाँ पर काफ़ी पॉल्यूटेड, काफ़ी बहुत ज़्यादा गंदा वहाँ पर हो चुका था। लोग स्नान करते हैं, तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और वो पूरी की पूरी नदी प्रदूषित हो गई है। हालांकि लॉकडाउन के बाद क्योंकि लोगों का वहाँ पर आना जाना कम हुआ है और लोग बिल्कुल नहीं गए हैं, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है वहाँ पर थोड़ा सा जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में थोड़ा सुधार जरूर आया है। आगे हम बात करेंगे जल परिवहन की। एक स्थान से दूसरे स्थान यदि हम नदियों का इस्तेमाल करें जल परिवहन के रूप में, जैसे हमारे नेशनल वाटर हाईवे होते हैं, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान मूवमेंट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जिन जहाजों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन नावों का हम इस्तेमाल करते हैं, तो जो हम दैनिक जीवन में जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उनको कभी कभी क्या होता है कि हम उसको नदी में डाल देते हैं। जैसे मान लो कोई चिप्स खा रहा है, उसने चिप्स का पैकेट नदी में डाल दिया है, या कोई और चीज़ खा रहा है वो नदी में, इस तरीके की चीज़ें डाल देते हैं। तो ये सारा ऐसी एक्टिविटीज़ करने के कारण जो नदी होती है, नदी प्रदूषित हो जाती है। इसलिए कोशिश की जाती है कि नदियों के जो किनारे हैं या नदियों में जो लोग परिवहन कर रहे हैं वो इन चीज़ों से बचें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो जल प्रदूषण के, अगर हमने इसमें बात की, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि जल प्रदूषण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं कि केवल यही है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन हमने इसे एक शॉर्ट में समझने का प्रयास किया कि क्या क्या चीज़ हो सकती है। अब हम आगे बात करते हैं बीओडी की, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मेरे से पूछेंगे कि ये एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में शामिल करूंगा, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको समझने से पहले दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमारे पास है, एक तो ये है बीओडी, दूसरा है गंगा का पानी क्यों नहीं सड़ता है। गंगा का पानी क्यों नहीं सड़ता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये भी है, और दूसरा पहला हमने इसमें देखा बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को समझने से पहले हम एक छोटा सा उदाहरण समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक पानी वाला सोर्स है, ये हमारे पास एक तालाब कह सकते हैं, झील को हो आप,
ये पानी का स्रोत हमारे पास है। इसमें जो पानी है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। अब इस पानी में तरह तरह के जीव भी निवास करते हैं, इसमें पेड़ पौधे भी होते हैं। तो पेड़ पौधों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, CO2 की आवश्यकता पड़ती है और पानी की आवश्यकता पड़ती है। हम कहते हैं कि पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि उन्हें भोजन का निर्माण करना है, जिस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 का होना भी जरूरी है, यानी पानी भी चाहिए और CO2 भी चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण जिसे हम कहते हैं, उस प्रक्रिया से बनता है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन बनता है जिसे कि पेड़ पौधे बाहर छोड़ देते हैं और जो बचता है उनके पास वो C6H12O6, यानी इसे हम सामान्य भाषा में ग्लूकोज कह रहे हैं, इसे हम भोजन कह रहे हैं। इसका वो इस्तेमाल अपने जीवन में करेंगे और यहाँ पर पानी और CO2 का उन्होंने इस्तेमाल किया, ऑक्सीजन को रिलीज किया और ये उन्होंने बनाया। अब यहाँ पर जो ये पानी है, इस पानी की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम ये देख चुके हैं कि जो पानी है, पानी का एक मॉलिक्यूल H2O है और दूसरा मॉलिक्यूल H2O है। दो यहाँ पे हम मॉलिक्यूल की बात करें, मॉलिक्यूल फर्स्ट H2O का और मॉलिक्यूल सेकंड H2O का। क्या पेड़ पौधे, देखो पेड़ पौधे पानी को लेते हैं, CO2 को भी लेते हैं, लेकिन क्या पेड़ पौधे ऑक्सीजन को लेते हैं, ये हमें थोड़ा यहां समझना है। हम CO2 को लेते हैं, यानी इंसान CO2 को लेता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं हम CO2 को नहीं लेते, हम CO2 को लेते हैं। मैं इस तरीके से सांस ले रहा हूं, जो इस समय जो गैसें हैं इस कमरे में जो गैसें हैं वो सारी के सारी जो गैसें वो मिक्स्ड फॉर्म में है। मैं ऐसा नहीं है कि मेरे को केवल ऑक्सीजन की जरूरत है और मैं केवल ऑक्सीजन को लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस कमरे में सारी के सारी गैसें मिलावटी फॉर्म में है, यानी मिली हुई अवस्था में है। इसलिए सारी की सारी गैसें अंदर जा रही है, इसमें CO2 भी अंदर जा रहा है, इसमें नाइट्रोजन भी अंदर जा रहा है, इसमें ऑक्सीजन भी अंदर जा रहा है। तो जो मेरे जीवन के लिए जरूरी है मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, बाकी जब मैं सांस छोड़ता हूं तो वो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। आप में भी यही प्रोसेस चल रही है जो आप सुन रहे हो। इसमें होता क्या है कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को हम छोड़ते हैं, CO2 को हम लेते हैं, CO2 को हम छोड़ते हैं। ऑक्सीजन को केवल हम लेते नहीं बल्कि ऑक्सीजन को हम छोड़ते भी हैं। मैंने इस तरीके से सांस लिए, सांस छोड़ दी, उसमें ऑक्सीजन भी बाहर आता है, CO2 अंदर गया, CO2 बाहर भी आता है, राइट। लेकिन जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो लेने में हमारी ऑक्सीजन जो हम लेते हैं 21% जो हम लेते हैं, तो 17% हम बाहर छोड़ते हैं। इसका मतलब कुछ % अंदर रह जाता है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। CO2 को हम लेते हैं, CO2 को हम छोड़ते हैं। जब हम CO2 लेते हैं तो उसकी मात्रा कम होती है, लेकिन जब हम छोड़ते हैं CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। वो बढ़ती है इसलिए क्योंकि जो हमारे शरीर के अंदर भोजन का निर्माण की प्रोसेस होती है, उनमें जो CO2 बनता है वो भी सांस के माध्यम से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसको शरीर के अंदर उसकी कोई भी हमें जरूरत नहीं है। वैसे हम बात करते हैं पेड़ पौधों की, तो पेड़ पौधे CO2 को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। CO2 को दिन में लेते हैं और रात को CO2 को छोड़ देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि रात को पेड़ के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अगर हम रात को पेड़ के नीचे सोते हैं तो CO2 को रिलीज करता है, और ऐसी स्थिति में अगर हम वहां पे पैक हैं या बंद हैं तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की मात्रा वहां पे घट जाएगी और ऐसी स्थिति में हमें बेहोशी या फिर मृत्यु जैसी अवस्था आ सकती है। तो ये यहाँ पर हमें ध्यान जरूर रखना है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ऐसा कहा जाता है क्योंकि रात को पेड़ CO2 को रिलीज करते हैं और दिन के समय ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। लेकिन क्या वो ऑक्सीजन को लेते हैं? जवाब है यस, ऑक्सीजन को वो लेते हैं। कब लेते हैं? क्योंकि जब उन्होंने C6H12O6 यानी ग्लूकोज या भोजन बना दिया, उस भोजन को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है पेड़ पौधों को, वो लेते भी हैं छोड़ते भी हैं। CO2 को लेते भी हैं छोड़ते भी हैं। CO2 दिन में लेते हैं, रात को CO2 छोड़ते हैं। ऑक्सीजन दिन में लेते हैं और ऑक्सीजन को लेते भी हैं, ऑक्सीजन छोड़ते भी हैं। ऑक्सीजन कब लेते हैं? जब भोजन बना देते हैं, यानी रात में वो ऑक्सीजन को लेंगे और CO2 को वो छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमने देखा लेते भी चीजें ली भी जाती हैं और छोड़ी भी जाती हैं। तो इस तरीके से पेड़ पौधे ऑक्सीजन को लेते भी हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते भी हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं। ये जो पेड़ पौधे होते हैं इनको ऑक्सीजन की जरूरत है और यहाँ पर जो जीव है इनको भी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? तो क्या ये जीव ऐसा है जो पानी वाले जीव है? जैसे मछली है, मछली ने ऑक्सीजन चाहिए, मछली पानी से बाहर आ गई, जमीन में आ गई और ऑक्सीजन ली, फिर ऑक्सीजन लेने के बाद वो पानी के अंदर चली। क्या ऐसा होता होगा? जवाब है नहीं। आप मेरी बात को सुनकर हंस भी रहे होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि मछली बाहर आई और मछली ने हवा ली, सांस ली, ऑक्सीजन लिया और फिर मछली अंदर चलेगी? ऐसा वास्तव में होता नहीं है। जैसे कि आप सोच रहे हैं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि ऐसी चीजें कभी होती नहीं है। बल्कि होता क्या है,
जैसे कि मैंने बात किया पानी का एक मॉलिक्यूल और पानी का दूसरा मॉलिक्यूल, तो इन दोनों के बीच फंसी होती है ऑक्सीजन। इन दोनों के बीच ऑक्सीजन फंसी होती है और इस ऑक्सीजन को ये पेड़ पौधे या फिर जो जीव हैं ये इस ऑक्सीजन को लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो H2O हम बात करेंगे, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, कि पेड़ पौधे या फिर जो मछलियां हैं ये इस पानी को तोड़ देंगी, पानी के 2 मॉलिक्यूल, पानी में H2 का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि होता क्या है, पानी का मॉलिक्यूल अपनी सेम स्थिति में है, पानी का मॉलिक्यूल दूसरा अपनी सेम स्थिति में है, बल्कि यहां पर हो क्या रहा है, इन दोनों के बीच जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन इन दोनों के बीच है। तो ये पेड़ पौधों की अगर मैं बात करूं या फिर हम इन जीवों की बातें, ये इस ऑक्सीजन को ले लेते हैं और अपने दैनिक जीवन को, रूटीन को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से ये जो ऑक्सीजन है जो ये पानी के मॉलिक्यूल के बीच फंसी है, इसे हम हिंदी में कहते हैं घुलित ऑक्सीजन। ये डिजोल्व हो रखी है, डिजोल्व ऑक्सीजन है जिसे हम हिंदी में कहते हैं घुलित ऑक्सीजन। तो घुलित ऑक्सीजन क्या है कि पानी के मॉलिक्यूलों के बीच फंसी हुई जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को कहा जाता है घुलित ऑक्सीजन या घुली हुई जो ऑक्सीजन है। अब हमें यह समझना है यहां पर, अगर मान के चलो एक तालाब है, इस तालाब में पानी बिल्कुल रुका हुआ है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, और यहां पर कोई मछली है, तो क्या ये मछली लंबे समय तक जिंदा रह सकती है? जवाब है नहीं, ये मछली लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकती है। सवाल दोबारा दोहरा देता हूं, एक तालाब है, इस तालाब में एक मछली है और तालाब का पानी गति नहीं कर रहा है, पानी रुका हुआ है, तो क्या ये मछली लंबे समय तक जिंदा रह सकती है? मैं इसका जवाब दे रहा हूं, नहीं रह सकती है। क्यों नहीं रह सकती है? क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल और पानी के मॉलिक्यूल के बीच जो ऑक्सीजन फंसी हुई है ये स्थिर है, लेकिन स्थिर होने के कारण ये बाहर नहीं निकल पाती है, और जब बाहर नहीं निकलेगी दोनों के बीच फंसी हुई, तो ये जो मछली है इस ऑक्सीजन को नहीं ले पाएगी। तो होता क्या है, अगर पानी घूम रहा है तो घूमते हुए मॉलिक्यूल इधर उधर खिसक जाते हैं और उनके बीच से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, हल्की सी बाहर निकलती है और उसे इजिली मछलियां ले लेती हैं। दूसरा, अगर हम अपने घरों में एक्वेरियम की बात करें, घरों में जो कांच के जो बॉक्स बने होते हैं जिनमें मछलियां होती हैं, हो सकता है आपके घर में भी हो, नहीं है तो हो सकता है आपके रिश्तेदारों के घर में हो। अगर ऐसा भी नहीं है तो आप दुकानों पर देख सकते हैं जो एक्वेरियम लगे होते हैं, उन एक्वेरियमों में मछली होती है और वो मछली चलती रहती है, घूमती रहती है। अब वो मछली जिंदा कैसे रहती है? क्योंकि पानी तो ऐसा लगता है स्थिर है, वास्तव में पानी स्थिर नहीं होता है। हम इस एक्वेरियम में एक मोटर लगा देते हैं, बिजली की मोटर लगाते हैं, विद्युत मोटर लगा देते हैं, और ये मोटर इस पानी को घुमाने का काम करते हैं। तो जैसे जैसे ये पानी घूमेगा वैसे जो ऑक्सीजन इस पानी के मॉलिक्यूल के भी जो फंसी है वो इस मछली को मिल जाएगी और मछली जिंदा रहती है। तो यहाँ हम मोटर लगाते हैं। मोटर क्यों लगाते हैं? पानी को मूवमेंट करने के लिए। तो यहाँ ध्यान ये रखना कि पानी का मूवमेंट होना जरूरी है। पानी का मूवमेंट होगा तो मछली जिंदा रहेगी, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। बहरहाल हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो घुलित ऑक्सीजन, हमने इसमें समझने का प्रयास किया। पानी के एक मॉलिक्यूल और पानी के दूसरे मॉलिक्यूल के बीच ऑक्सीजन फंसी है, इस ऑक्सीजन को घुलित ऑक्सीजन कहता है, और ये जो घुलित ऑक्सीजन है इसी को ये पेड़ पौधे लेते हैं और इस तरीके से अपने दैनिक जीवन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमारे पास जो टॉपिक है BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अभी तक हमने समझ लिया कि पेड़ पौधे या फिर जो मिलने वाले जीव हैं, पानी में मिलने वाले जीव, वो किसको लेते हैं? घुलित ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ये यहाँ पर ये पेड़ का मैं दिखा रहा हूं, ये हाइड्रोफोनिक्स है। हाइड्रोफोनिक्स यानी वे पेड़ पौधे जो पानी में पनपते हैं, और अंदर हम बात करें तो मछलियां हो सकती हैं। ये सूक्ष्म जीव इस तरीके से मछलियां मैं दिखा रहा हूं। सॉरी, इसमें भी देख लेते हैं कि इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है इनको, ये चाहे हम पेड़ पौधों की बात करें या फिर हम इन जंतुओं की बात करें, सूक्ष्म जीवों की बात करें, इनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी अपने दैनिक जीवन के लिए। लेकिन इसमें होता क्या है कि इस पानी की अगर हम बात करें, क्योंकि ये सारी के सारी चीजें पानी में मिल रही हैं, तो ये वाला जो पानी वाला क्षेत्र है, इस पानी में कुछ अवशिष्ट चीजें भी शामिल होती हैं। अगर हम बात करेंगे, जैविक अवशिष्ट यहां पर मौजूद होते हैं, यानी जीवों के वो अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं वो इस पानी में मौजूद होते हैं, और वो पानी में जो मौजूद होते हैं वो इस पानी को पॉल्यूटेट कर देते हैं।
यानी जीवों के जो अवशेष होते हैं वो अवशेष अगर इस पानी में आ जाएं तो ये पानी क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, और ऐसे में ये मछलियां सही तरीके से ऑक्सीजन को नहीं ले पाएंगे और पेड़ पौधे ऑक्सीजन को नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब पानी यहाँ प्रदूषित हो चुका है। किसके कारण प्रदूषित हुआ है? जैविक अवशिष्ट के कारण यहाँ पे पानी प्रदूषित हो गया। अब इन जैविक अवशिष्टों को तोड़ना होता है, यानी जो इनके अंदर जो कार्बनिक मटेरियल होता है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इन अवशिष्टों को, क्योंकि ये जैविक हैं, इनमें जीवन है, जीवन रहा होगा, अब वो जीवों के अवशेष हैं, तो इनको कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना है। जैविक अवशिष्टों को कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने के लिए किसको तोड़ना है? इन जीवों को तोड़ना है, या फिर हम बात करेंगे ये यहाँ पे जो बैक्टीरिया होंगे, सूक्ष्म जीव हैं या जो बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया यहाँ पर क्या काम करेंगे? इन जैविक अवशिष्टों को तोड़ने का काम करेंगे। यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं तोड़ रहा है या मछलियां नहीं तोड़ेंगी, बल्कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया होंगे या फिर सूक्ष्म जीव होंगे, वे सूक्ष्म जीव इस जैविक जो अवशिष्ट है इसको कार्बनिक पदार्थों में तोड़ेंगे। तो जैविक अवशिष्टों को कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने के लिए उन सूक्ष्म जीवों को, यानी जो बैक्टीरिया, उनको तोड़ने के लिए बैक्टीरिया को किसकी जरूरत पड़ेगी? इनको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो उस ऑक्सीजन को कहा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसे मैं दोबारा दोहरा देता हूं। ये जो पानी है, ये पानी पॉल्यूटेड हो रखा है। इस पानी पॉल्यूटेड पानी में कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो पानी को फिल्टर करने का प्रयास कर रहे हैं, या इसमें जो बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया इन जैविक अवशिष्टों को, यानी जीवों के जो अवशिष्ट हैं जो इस पानी को पॉल्यूटेड कर रहे हैं, उनको तोड़ना है कार्बनिक पदार्थों में। कौन तोड़ेगा? सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया ये तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे? जैविक अवशिष्टों को तोड़ेंगे। तो जैविक अवशिष्टों को कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने के लिए इन सूक्ष्म जीवों को जिस ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, उस ऑक्सीजन को हम BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। दूसरा एग्जाम के लिए हमें यह समझना है कि BOD की मात्रा अगर बढ़ती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की अगर मात्रा बढ़ जाए, यानी इन सूक्ष्म जीवों को ज्यादा से ज्यादा अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही, क्योंकि ऑक्सीजन तो इसमें भी होगी, इस पानी में भी ऑक्सीजन होगी, इस ऑक्सीजन को पेड़ पौधों को भी और मछलियों को भी इस्तेमाल करना है, तो अगर, और ये सूक्ष्म जीवों को भी इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड हो रही है, इन सूक्ष्म जीवों को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, पेड़ पौधों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, मछलियों को जरूरत पड़े, इसका मतलब ये पानी प्रदूषित हो चुका है, क्योंकि आवश्यकता ज्यादा पड़ रही है, इसका मतलब यहां पर उपस्थित नहीं है, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, तो इसका मतलब पानी पॉल्यूटेड है। हमें समझना यह है कि अगर BOD की मात्रा बढ़ रही है तो इसका मतलब वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर BOD की मात्रा कम हो रही है, इसका मतलब पानी शुद्धता की ओर जा रहा है। ध्यान रखना, मैं दोबारा इसे बोल रहा हूं, अगर BOD की मात्रा बढ़ रही है तो यहां क्या होने वाला है? BOD की मात्रा बढ़ रही है, इसका मतलब पॉल्यूशन बढ़ रहा है। लेकिन अगर BOD की मात्रा कम हो रही है, इसका मतलब पॉल्यूशन कम हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि BOD कितना होना चाहिए, तो ऐसा कहते हैं कि 1 से 2 ppm पार्ट्स पर मिलियन, ये 1 से 2, ये भी आप ध्यान रखेंगे, 1 से 2 ppm, ये ऐसा कहा जाता है कि एक अच्छी स्थिति है पानी की, यानी एक ऐसा पानी जिसका BOD बहुत अच्छा है या अच्छी अवस्था में है, तो वो कितना है? वो 1 से 2 ppm है। यहां पर हमें देख लेते हैं कि अगर ppm का मतलब क्या है, इसे कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। अगर मैं इसे एक और छोटे से एग्जाम्पल के हिसाब से बताने का प्रयास करूं, अगर मैं एक ppm की बात करूं तो 1 ppm का मतलब क्या होता है? 1 ppm का मतलब होता है 1 mg लीटर, यानी 1 ppm का मतलब क्या होता है कि 1 लीटर पानी में 1 mg यानी 1 मिलीग्राम ऑक्सीजन होना चाहिए। 1 लीटर पानी में 1 मिलीग्राम ऑक्सीजन अगर होता है तो उस पानी को हम कहेंगे कि इस पानी का जो BOD है ये सही है। तो यानी 1 से 2 की हम बात करें तो 1 से 2 अगर मिलीग्राम, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं और ये यहाँ पे पानी हो जाएगा, तो 1 लीटर पानी में कितना ऑक्सीजन की मात्रा है वो यहाँ पर ये पार्ट्स पर मिलियन को दिखाएगा। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि BOD क्या होता है, कितना होना चाहिए और घुलित ऑक्सीजन कैसे कैसे ये काम करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक समझते हैं कि गंगा का पानी क्यों नहीं सड़ता। देखो, वायरस की अगर हम बात करेंगे तो वायरस 2 टाइप के होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे एनिमल की बात करूं, मैं प्लांट्स की बात करूं, प्लांट्स वायरस अलग होते हैं, एनिमल वायरस अलग होते हैं, मैं इसमें बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं वायरस 2 प्रकार के होते हैं। कुछ वायरस हमारे लिए प्रॉफिट वाला होते हैं, लाभदायक होते हैं, और कुछ वायरस हमारे लिए हानिकारक होते हैं। लेकिन अगर मैं वायरस हानिकारक की बात करूं तो इनकी संख्या मैक्सिमम हानिकारक होते हैं, और अगर कम से कम बात करें तो ये लाभदायक होता है। यानी वायरस लाभदायक भी होते हैं, वायरस हानिकारक भी होते हैं।
अगर हम हानिकारक वायरसों की बात करें तो कोरोना वायरस, जिसे पूरी दुनिया इसमें महामारी से जूझ रही है, कोरोना वायरस हानिकारक वायरस है, जीवों के जीवन को संकट में डाला है। लेकिन कुछ ऐसे वायरस भी होते हैं जो लाभदायक होते हैं, जिनमें से आज हमने पढ़ना है कौन सा वायरस लाभदायक होता है। कोई भी चीज अगर हम प्रकृति में बात करें, लाभदायक भी होती है और हानिकारक भी होती है। जैसे मैं इस पेन की बात करूं, जिस पेन से मैं लिख रहा हूं, ये लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। लाभदायक इसलिए क्योंकि मैं लिख रहा हूं, लेकिन अगर हम किसी पे मार देंगे और अगर उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचता तो एक हथियार का काम करेगा, अर्थात ये हानिकारक बन जाएगी। बहरहाल टॉपिक में आते हैं। गंगा का पानी नहीं सड़ता। क्यों नहीं सड़ता है? क्योंकि इसमें मिलता है कि वायरस, जिस वायरस को कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ध्यान रखना है, बैक्टीरिया मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की मैं बात कर रहा हूं। बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस है, जो वायरस गंगा के पानी में मिलता है और गंगा के पानी में मिलने के कारण ये इस पानी को सड़ने से बचाता है। तो गंगा के पानी को सड़ाता कौन, यानी पानी की अगर हम बात करें, केवल पानी को सड़ाता कौन है? पानी को सड़ाता है बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जीवाणु, हिंदी में बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं। बैक्टीरिया ने जो जीवाणु हो पानी को सड़ाते हैं। लेकिन बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरियोफेज बार बार कह रहा हूं, ये बैक्टीरियोफेज है। और बैक्टीरियोफेज क्या होता है? एक वायरस होता है। ये इस बैक्टीरिया को, यानी जो जीवाणु जो पानी को सड़ाता है, इसको किल कर देता है, इसको खत्म कर देता है। इसलिए गंगा का पानी सड़ता नहीं है। तो गंगा का पानी क्यों नहीं सड़ता? क्योंकि गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज मिलता है, जो कि बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। लेकिन क्या ये हमेशा वाली स्थिति है? जवाब है नहीं। क्योंकि हम जिस तरीके से नदी को प्रदूषित कर रहे हैं, गंगा नदी को प्रदूषित कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है, वैसे वैसे इस बैक्टीरियोफेज की संख्या लगातार गिर रही है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि गंगा का पानी आज एक ऐसी अवस्था में आ गया जो कि सड़ रहा है। पुराने धार्मिक मान्यताओं से लोग कहते थे कि गंगा का पानी नहीं सड़ता है, अब कितने ही सालों तक इसे रोको, इसका मतलब नदी पवित्र नदी है। इस तरीके से लोग उपमा देते थे। लोगों ने इसे धर्म से जोड़ा था। वास्तव में धर्म से जुड़ा हुआ ये बैक्टीरियोफेज के, अगर हम साइंस के हिसाब से बात करें तो बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज पानी को नहीं सड़ाता है, जो सड़ाने वाली चीजें उनको किल कर देता है। इसलिए गंगा का पानी नहीं सड़ता है। उम्मीद करता हूं समझ आपको आ गया होगा। बैक्टीरियोफेज के कारण गंगा का पानी नहीं सड़ता है। धार्मिक ऐसी कोई भी मान्यता नहीं है कि वहां पर भगवान रहते हैं, भगवान के कारण पानी नहीं सड़ता। ऐसा कुछ भी लॉजिक आपको नहीं लगाना है, क्योंकि आप विज्ञान के दौर में। धर्म हमारे जीवन को एक सही डायरेक्शन देता है, एक सही दिशा देता है, हमें एक अच्छा नागरिक बनाता है। ये धर्म का काम है। लेकिन धर्म का काम अंधविश्वास नहीं है कि हम उसी में खो जाएं और जो चीज कोई कह रहा हम उसी को माने कि ये ऐसे ही है, नहीं है, क्योंकि उसके पीछे साइंस है। तो यहां हमें विज्ञान देखना है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इसमें बचाव पर काम कर सकते हैं। हमें करना क्या होगा? जो अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, इनको जल स्रोतों में जाने नहीं देना है। चाहे हम अपने घर की बात करें या फिर हम दूसरे की बात करें। अगर कोई आपको किसी नदी में कूड़ा डालते हुए दिखेगा तो आप वहां पर डांट सकते हैं, क्योंकि वो जो नदी है, उस नदी में जो वो कबाड़ डाल रहा है, कूड़ा डाल रहा है, फाइनली वो नदी कहीं ना कहीं प्रदूषित होगी। और प्रदूषित होगी तो फिर आपके और मेरे जीवन के लिए, या फिर जो हमारी आने वाली पीढ़ियां, उनके जीवन के लिए संकट जरूर हो सकता है। तो हम ध्यान रखें, ना तो हम खुद डालें, ना हम किसी को डालने दें। आप वहां पर उसे डांट सकते हैं। साथ ही साथ सरकार को भी इन चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो उसको पनिश किया जाए, उसे दंड किया जाए, इस तरीके के कैंपेन चलाने चाहिए। दूसरा हम बात करें जो अवशिष्ट जल है, हमें ये जो अवशिष्ट जल है, इसको न तो हमें बाहर जो नदियां हमारी है इनको हमें पॉल्यूटेड करना, और नहीं हमें जमीन के अंदर इस पानी को जाने देना। डिटर्जेंट का पानी है, इस तरीके का जो पानी है, हमें किसी भी तरीके से हमें इसमें बचना पड़ेगा। जो अवशिष्ट जल होता है, जो हमारे घरों का जल होता है, उसे हमें अंदर जाने नहीं देना पड़ेगा। ग्राउंड वाटर, क्योंकि अगर ये ग्राउंड का जो वाटर है इसमें मिल जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं हमारे लिए फिर एक समस्या हो जाएगी। तो हमें इस प्रकार के जल से हमें बचना पड़ेगा कि जो अंदर जो ग्राउंड वाटर है इसे प्रभावित ना करें, और भूमि का जल जो है वो मेंटेन करें, बना रहे। नदी या तालाबों के नजदीक न तो हमें स्वयं इस प्रकार से नदियों में नहाना चाहिए, न हमें पशुओं को नहलाना चाहिए, क्योंकि इसके कारण भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें प्रदूषित होती हैं। साथ ही अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री जो नद पदार्थ होती हैं उनको वहां पर बचाव करना चाहिए, कि वो नहीं डालना चाहिए नदी में, नालों में, इस तरीके के नहीं डालना चाहिए। या फिर हम घरों का जो कबाड़ है, इस कबाड़ को हम इस तरीके से ना डालें। डंपिंग जोन थोड़ा सा दूरी पर बनाए रखें, ताकि नदी पानी वाला स्रोत उसके बिल्कुल भी नजदीक ना हो। क्योंकि अगर पानी ही नहीं रहा तो आपका और मेरा जीवन या फिर आने वाला जो भविष्य है उसका जीवन की कल्पना करना एक बेईमानी मानी जाएगी। आगे हम बात करते हैं
क्या इसमें भारत सरकार ने कदम उठाए होंगे? तो भारत सरकार ने एक कानून का निर्माण किया जिस कानून को कहा जाता है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट। यह एक्ट बना था 1974 में। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। 1974 में भारत सरकार के द्वारा पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी जल प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए एक कानून का निर्माण किया गया। और इस कानून के अंतर्गत ये कहा गया कि जो कारखाने हैं वो अपना जो नद पदार्थ है वो इस तरीके से नदियों में नहीं फेंकेंगे। अगर वो फेंकेंगे तो उनको सजा दी जाएगी, या फिर नदियों के किनारे इस तरीके से कूड़े नहीं डालेंगे, या इस तरीके से सरकार ने इसमें सारी बातें रखी थी। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं लोग फिर भी ये डालते रहते हैं, क्योंकि लोगों में जागरूकता की कमी है। लेकिन जो जागरूक हैं वो भी डाल रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि अगर अपने घर की बात आए, अपने घर के अगर बाहर अगर कूड़ा है तो उसको वो हटा देंगे, लेकिन दूसरे घर के सामने वो रख देंगे। तो इस प्रकार की चीजें दिखती है समाज में। इस प्रकार की मेंटालिटी के कुछ लोग होते हैं, लेकिन हमें उन्हें समझाना है, समझाने का प्रयास करना है ताकि ये चीजें न हो, क्योंकि ये केवल हमारे नहीं बल्कि उनके लिए भी नुकसान देखें। आगे हम बात करेंगे सरकार ने इसमें और क्या कदम उठाया। वर्ष 1985 में जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने तो राजीव गांधी ने 1985 में गंगा एक्शन प्लान बनाया, और गंगा को साफ करने के लिए राजीव गांधी ने इसमें कदम उठाया। लेकिन जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो सफलता हमें सही तरीके से मिल नहीं पाई। आगे जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी को नेशनल रिवर का दर्जा दिया गया वर्ष 2008 में। वर्ष 2008 में हमने गंगा को भारत सरकार ने 2008 में गंगा को नेशनल रिवर यानी राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया। और ये कोशिश ये थी कि अगर हम नेशनल रिवर का इसे दर्जा देते हैं तो लोगों का जो सेंटीमेंट है, लोगों की जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं इस नदी के प्रति होंगे। स्वाभाविक है लोग इसे पॉल्यूटेड नहीं करेंगे। राष्ट्रीय जब जोड़ जाएगा तो लोग इस तरीके से उसे देखने का प्रयास करेंगे और दूसरा सरकार इस पर कदम उठाएगी। आगे हम बात करेंगे। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय नदी गंगा प्राधिकरण यानी एक अथॉरिटी का निर्माण किया, एक संस्था बनाई जिसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको गंगा को साफ करने में काम करना है। आगे जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो नरेंद्र मोदी जी ने जब चुनाव लड़ा था तो उस समय कहा था, वाराणसी से जो चुनाव लड़ा था, कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस चीज को लेकर प्रॉपर एक मिनिस्ट्री जो है उस मिनिस्ट्री को रिफॉर्म किया, जो मिनिस्ट्री गंगा कायाकल्प के नाम से भी जानी गई, यानी जल संसाधन जो मंत्रालय है उसमें गंगा कायाकल्प जैसी चीजें उसमें शामिल की गई। तो नमामि गंगे जो स्कीम है प्रधानमंत्री मोदी का, जो एक बहुत ही एम्बिशियस आप कह सकते हैं कि उनकी योजना है नमामि गंगे, जो 2014 से स्टार्ट हुई। कौन सी मिनिस्ट्री से देखती है? जल संसाधन और गंगा कायाकल्प मिनिस्ट्री से देखती है। इसमें अवधि रखी गई 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष की एक योजना है जिसमें पूरी कोशिश की जाएगी कि हम गंगा को साफ करें। तो गौमुख से लेकर लास्ट गंगा सागर तक हम इसे क्लीन करने का प्रयास करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय गंगा परिषद का निर्माण किया गया वर्ष 2016 में। तो राष्ट्रीय गंगा जो परिषद है ये वास्तव में राष्ट्रीय नदी प्राधिकरण का ही अगला रूप है। अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका अगला रूप है, यानी राष्ट्रीय गंगा जो परिषद है और राष्ट्रीय जो नदी गंगा प्राधिकरण है उसी का अगला रूप है। और इसके जो हेड होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। इस समय प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो राष्ट्रीय गंगा परिषद के चीफ हैं, हेड है। 2016 में ये बना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे अपने अंतिम टॉपिक की ओर, जो मूसी नदी है। मूसी नदी बहती है हैदराबाद में। अब ये नदी इंपॉर्टेंट क्यों है? या तो ये नदी भारत के सबसे शुद्ध नदी मानी जाएगी और या तो फिर ये नदी सबसे पॉल्यूटेड नदी है। इस समय मूसी नदी जो कि हैदराबाद सिटी में बहती है, ये नदी भारत के सबसे पॉल्यूटेड नदी हो चुकी है, यानी सबसे प्रदूषित नदी। अगर हम इस नदी की बात करेंगे तो ये नदी इस समय भारत के सबसे पॉल्यूटेड रिवर बन चुकी है, मूसी नदी। इससे पहले अगर हम बात करें तो साबरमती नदी को कहते थे कि साबरमती नदी सबसे पॉल्यूटेड रिवर है, लेकिन वर्तमान में हम देखेंगे मूसी नदी सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। तो ये था आज का हमारे पास टॉपिक, जिसमें हमने जल प्रदूषण और तमाम उन सवालों को समझने का प्रयास किया जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक अगले टॉपिक में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।